Hello friends, you are most welcome to a new class of translation। ट्रांसलेशन की एक नई क्लास पे आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हैड का प्रयोग कैसे करते हैं वो सिखाने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको हैज़ और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं वो सिखाया था। आज हम आपको हैड का प्रयोग करना सिखाएंगे। एक्चुअली क्या है ना कि ट्रांसलेशन को एकदम बेसिक्स से लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जब आपकी नींव मजबूत होगी तो उसके बाद आप उसके ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई मीन टू से कि जब आपका बेस मजबूत ट्रांसलेशन का हो जाएगा तो आगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की ट्रांसलेशन आने वाली है तो उसको समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो इसलिए अगर आपको ये सब कुछ आता भी हो तो एक बार पढ़ लिया करो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यदि नहीं आता हो तो यहाँ से उसको सीख लिया करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो हेड के बारे में दो बेसिक बात हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। हेड का अर्थ पास में होना अर्थात अधिकार में होना या रखना होता है। देखो, जब हमने आपको हैज़ और हैव का प्रयोग पढ़ाया था ये बात हमने तब भी आपको बताई थी, ये बात अभी भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हैज़ और हैव का प्रयोग जो होता था वो प्रेजेंट टेंस में होता था। हैड का प्रयोग जो होता है वो होता है पास्ट टेंस में। तो कहने का मतलब यह है कि जब बात पास्ट टेंस में चल रही हो, बीते समय में चल रही हो और किसी वस्तु पे आपका अधिकार होना पाया जाए तो उस समय आप जो है हैड का प्रयोग करोगे। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हैड का जो प्रयोग आप करोगे तो भूतकाल में करोगे अर्थात पास्ट टेंस में करोगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हैड का प्रयोग करके किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है वो अब हम यहाँ समझने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो स्वीकारात्मक वाक्य अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से आपको ट्रांसलेट करके बोलना है या किस तरह से आपको ट्रांसलेट करके लिखना है वो अब आपको हम बताएंगे। उसका नियम ये रहेगा, सभी कर्ताओं अर्थात सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। सभी कर्ताओं का क्या मतलब है कि कर्ता चाहे एक वचन हो, कर्ता चाहे बहुवचन हो, कोई भी कर्ता हो, सभी के साथ जो है वो आपको हैड का ही प्रयोग करना है। और ये बात हमेशा अपने माइंड में बिठा के रखनी है कि हैड का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है। तो क्या फॉर्मूला रहेगा? सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, बोल रहे हैं तो बोलना है, लिख रहे हैं तो लिखना है। उसके बाद आपको हैड का प्रयोग करना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था हैज़ और हैव के प्रयोग में कि कहीं पे हैज़ का प्रयोग होता था, कहीं पे हैव का प्रयोग होता था। यहाँ पे उस तरह का कोई चक्कर नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड का ही प्रयोग आंख बंद करके कर देना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो एकदम से क्लियरली आपको समझ में आएगा। एक ये एग्जाम्पल है, मोहन के पास एक पतंग थी। तो पतंग पर मोहन का अधिकार होने का पता लग रहा है ना, जैसा कि हमने शुरू में बताया था आपको कि हैड का अर्थ जो है अधिकार होने से होता है। तो मोहन का अधिकार पतंग पे पता लग रहा है। तो मोहन के पास एक पतंग थी, बात पास्ट टेंस में हो रही है, थी अर्थात पहले कभी थी। तो हैड का प्रयोग करेंगे और किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट कौन है? मोहन, तो मोहन लिख दिया, उसके बाद हैड लिख देंगे, उसके बाद जो बाकी शब्द बचे उनको लिख देंगे। क्या बचा? एक पतंग, तो ए काइट। भाई पास थी की अंग्रेजी तो हैड आ गई ना, तो एक पतंगी तो बची, ए काइट। तो मोहन हैड ए काइट, मोहन के पास एक पतंग थी। दूसरा है, तुम्हारे पास कई खिलौने थे। क्या इसकी ट्रांसलेशन होगी? तुम्हारे पास, तुम्हारे अर्थात यू, योर नहीं लिखेंगे,
क्योंकि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो यू हैड मैनी टॉयज़। मैनी का मतलब होता है कई या अनेक। टॉयज़ का अर्थ होता है, टॉय का अर्थ होता है खिलौना, और चूंकि एक से अधिक खिलौनों की बात हो रही है इसलिए उसमें लगा दिया है एस। तो यू हैड मैनी टॉयज़, आपके पास या तुम्हारे पास कई खिलौने थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोहन एक वचन करता था तो हैड का प्रयोग हुआ। यू जो है बहुवचन करता होता है तो भी हैड का प्रयोग करना है, अर्थात सभी सब्जेक्ट के साथ जो है वो हैड का ही प्रयोग करना है। तीसरे एग्जाम्पल को समझो। उसके पास एक संतरा था। ठीक है, उसके पास एक संतरा था, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? उसके, अर्थात ही या शी, क्योंकि इस सेंटेंस में आप ही भी लिख सकते हो, शी भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे ये पता ही नहीं लग रहा कि वो लड़की की बात हो रही है कि लड़के की हो रही है, मेल की हो रही है कि फीमेल की हो रही है। जब जेंडर का पता नहीं लग रहा तो आप फिर वहाँ पे ही का भी प्रयोग कर सकते हो, आप वहाँ पे शी का भी प्रयोग कर सकते हो। ही या शी जो भी चाहो आप लिखना। हैड एन ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब संतरा। अब यहाँ पे ए क्यों नहीं आया? एक की अंग्रेजी, भाई एक की अंग्रेजी ए भी होती है ना और एन भी होती है, तो ए क्यों नहीं आया? क्योंकि एक बेसिक सा रूल होता है कि जो नाउन ए ई आई ओ यू ये वोवल होते हैं, इन 5 लेटर से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले एक की अंग्रेजी एन लिखी जाती है, ए नहीं लिखी जाती। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे नियम हैं। जब इस टॉपिक को हम जो है आर्टिकल इसको बोलते हैं, जब इसको हम आपको पढ़ाएंगे ना तब उसको डिटेल में विस्तार से बताएंगे। फ़िलहाल तो आप ये बेसिक सा फंडा याद कर लो कि जब ए ई आई ओ यू 5 लेटर से कोई नाउन स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। अब कुछ एग्जाम्पल आप समझ लो नेगेटिव सेंटेंसेस के। नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसको किस तरह से ट्रांसलेट आपको करना है वो समझ लो। इसका रूल ये रहेगा कि सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप हैड लिखोगे, उसके बाद आप नो या नोट इनमें से कोई एक को लिखोगे। अब कौन सा लिखना है, नो लिखना है या नोट लिखना है, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे, अर्थात जो बाकी शब्द बचे उनको लिख दोगे। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि आपको नो लिखना है कि नोट लिखना है। जब ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म एक वचन होता है, ठीक है, तो नो का प्रयोग करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट बहुवचन होता है तो नोट का प्रयोग करते हैं। एक वचन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर और बहुवचन को इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल नंबर। अगर आपने पिछली वाली ट्रांसलेशन की वीडियो वॉच की है तो ये चीज़ आपको बहुत आसान लग रही होगी, क्योंकि ये नियम पीछे भी आया था जब हमने आपको हैज़ और हैव का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करना सिखाया था। तो ये तो आपने पढ़ ली थियरी, अब इसका कर लो प्रैक्टिकल, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कोई खिलौना नहीं था। ठीक है, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि तुम्हारे पास कोई खिलौना था तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता, लेकिन इसमें नहीं वर्ड आ गया है तो इससे ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो तुम्हारे पास कोई खिलौना नहीं था, क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी? नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारे, अर्थात यू। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे, तो हैड लिख दिया। उसके बाद नो या नोट में से कोई एक लिखेंगे, तो हमने नो लिख दिया। नो क्यों लिखा, नोट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है खिलौना तो वो एक वचन है, अगर बहुवचन होता तो नोट लिखते हैं। तो नो टॉय, और एक वचन है तो टॉयज तो करेंगे नहीं, टॉय लिखेंगे। तो यू हैड नो टॉय, तुम्हारे पास कोई खिलौना नहीं था। ठीक है, क्वाइट सिंपल है। और एक दो एग्जाम्पल आपको बताते हैं, उसके बाद आपके लिए एक एक्सरसाइज होगी, आप उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बताना।
एक एग्जाम्पल ये समझ लो, उसके पास 2 मोबाइल फ़ोन नहीं थे। उसके पास, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? उसके, अर्थात ही। उसके बाद आ जाएगा हैड। अब सवाल उठता है कि नो लिखें कि नोट लिखें, तो यहाँ पे लिख दिया है नोट। तो भाई नोट क्यों लिखा, नो क्यों नहीं लिखा? हमने आपको पीछे नियम में बताया था कि जब ऑब्जेक्ट बहुवचन हो तो नोट लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट है मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ पे एक वचन है कि बहुवचन है? 2 मोबाइल फ़ोन की बात हो रही ना, तो ये बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है नोट। अगर एक मोबाइल की बात हो रही होती तो नो लिखते। तो ही हैड नॉट 2 मोबाइल फ़ोन्स, उसके पास 2 मोबाइल फ़ोन नहीं थे। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लो, कल मेरे पास किताब नहीं थी। किस तरह से इसको आप ट्रांसलेट करोगे भाई? कल मेरे पास किताब नहीं थी, सब्जेक्ट क्या है? कल है कि मेरे है? कल नहीं है, मेरे है। मेरे अर्थात आई, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हैड लिख देंगे। एक वचन अगर ऑब्जेक्ट है तो नो लिखेंगे। मेरे पास, कल मेरे पास किताब नहीं थी, क्या सेंस जा रहा है? एक किताब का जा रहा है कि एक से अधिक किताब का जा रहा है? बताओ, एक किताब का सेंस जा रहा है ना, तो एक वचन ऑब्जेक्ट हो गया। और जब ऑब्जेक्ट एक वचन होता है तो लिखते हैं नो। तो आई हैड नो बुक यस्टरडे, कल की अंग्रेजी आ गई यस्टरडे। देखो, जब बीता हुआ कल होता है, ये बात कब की हो रही है? बीते हुए कल की हो रही है ना, तो बीते हुए कल के लिए लिखते हैं यस्टरडे, आज के लिए लिखते हैं टुडे, और आने वाले कल के लिए लिखते हैं टुमारो। ठीक है, तो बीते हुए कल की बात हो रही है तो यस्टरडे। यस्टरडे को आप शुरू में भी प्रयोग कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए ये एक्सरसाइज है, 4 सेंटेंस हमने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताना, तो पता लगेगा कि आपको ट्रांसलेशन की कितनी नॉलेज है। उसके पास एक घड़ी थी। ठीक है, उसके पास एक घड़ी थी, क्या ट्रांसलेशन होगी? हमारे पास 2 बल्ले थे, क्या ट्रांसलेशन होगी? कल अमन के पास पेन नहीं था, क्या ट्रांसलेशन होगी? रीता के पास 2 कापियाँ नहीं थीं, इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? आप इन 4 सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताओगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी और हमें भी पता लगेगा कि आप रियल में अपनी स्टडी के प्रति जो है सीरियस हो। कई बार क्या होता है कि ऐसा फील होता है कि हाँ इट इज़ क्वाइट सिंपल, लेकिन जब उसको हम करते हैं तो पता लगता है कि जितना सिंपल हम सोच रहे थे उतना सिंपल नहीं था। तो एक्चुअल में क्या सीन है वो पता तभी लगता है जब उसको एक्चुअल में करते हैं। तो ट्रांसलेट इसको करना, और बिना ट्रांसलेशन सीखे तो ना आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, ना आप किसी कंपटीशन की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मेरे दोस्त, ये तो चाहो ना चाहो करना ही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट।